है ना। तो ऑक्सीजन तो अपन बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 5th 6th स्टैंडर्ड से नहीं। तो ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया, ये पहली स्लाइड यही है कि शीले, है ना, प्रिस्ले, ये जो थे इन्होंने डिस्कवर किया इसको। बट जो है रिकॉग्निशन एक को ही मिला क्योंकि उसका पब्लिकेशन था पहले। ठीक है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं अपन की, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से टिश्यू लेवल पे अपने को कैरी करना है। यार कोई माइक नहीं है क्या? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द टिश्यू लेवल, तो वेरियस स्टेजेस से जाता है ये, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग, एल्वुलाई, ब्लड एंड फाइनली टू द टिश्यू। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है, वो अपन पढ़ेंगे। तो इसमें दो रूल हैं या दो लॉ हैं, डाल्टन्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। तो डाल्टन्स लॉ कौन बताएगा? कोई भी लिखा है इसमें कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैस में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसका सम करेंगे तो वो मिक्सचर ऑफ गैस का प्रेशर होगा। ये डाल्टन्स लॉ है ना। तो एटमॉस्फेयर पे, लंग लेवल पे, टिश्यू लेवल पे हर जगह ये काम करता है। तो एटमॉस्फेयर लेवल पे अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 जो है वो प्रेशर है, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो 7, यार कुछ है नहीं क्या माइक वाइक, पोर्टेबल नहीं है क्या? है क्या? इसी को निकाल लूं? चलो यहीं खड़े खड़े बोल देते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो जब अपन एटमॉस्फेयर लेवल पे जाते हैं तो जो गैसेज हैं अपनी, कौन कौन सी है? नाइट्रस, ऑक्सीजन और रिमेनिंग बहुत कम अमाउंट में होती है। तो जो अपना ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे एटमॉस्फेयर में विद इन 760 इज 160। ये क्यों है? क्यों जितनी भी गैसेज है उनका इंडिविजुअल प्रेशर है वो अपने ऐड किया तो 760 आया एट सी लेवल। ठीक है। अब ये जो लेवल है और अपना टिश्यू सेल पे जो लेवल है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, वो कितना होता है टिश्यू लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे? 5। तो 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ऑक्सीजन का लेवल है 160, तो 160 O2 का पार्शियल प्रेशर से 5 O2 का पार्शियल प्रेशर तक एक ग्रेडियंट बनता है। ईच लेवल पे वो कम हो रहा है लेकिन टिश्यू लेवल पे 5 है। तो आप 160 टू 5 तक ऑक्सीजन का एक ग्रेडियंट बना जो फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू टिश्यू लेवल है। तो हेनरी क्या बोलता है? डाल्टन का तो हो गया भाई इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, जो मिक्सचर ऑफ गैस का प्रेशर होगा। बट हेनरी क्या बोलता है? हेनरी के लिए लेके आता हूं, कहां गया हेनरी? ये रहा। हेनरी कह रहा है कि डिफ्यूजन अक्रॉस जो ग्रेडियंट है ना, कि गैस और जो लिक्विड का इंटरफेस है उसमें से जो गैस या जो भी गैस है या इंडिविजुअल गैसियस एटम है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगे जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता, इक्वल लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं बन जाते, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इज मस्ट। तो अपन ने देखा कि एटमॉस्फेयर से टिश्यू लेवल तक अपन ने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है, वो अलग है कैलकुलेशन, अपन कैसे करेंगे वो कैलकुलेशन नहीं करना। बट जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि 160 टू 5 है, उसमें डाल्टन का लो हो गया क्योंकि इंडिविजुअल, अभी अपन जाएंगे कि ट्रेकिया में जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, जो O2 का प्रेशर है जो 160 है, वो 160 से 150 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब नेजल ब्रीथ करते हैं, ओरल ब्रीथ करते हैं तब नहीं, क्योंकि नेजल ब्रीथ करते हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर होता है। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा? वाटर वेपर इंक्लूड हो जाएंगे, तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा वो 47 mm ऑफ Hg होता है। तो जो 760 है, 760 में से माइनस हो जाएगा 47,
ये थोड़ा सा ओके है, कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। मतलब आपको ये याद रखना है कि किस लेवल पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो। तो डाइल्यूशन हुआ एयर का विद वाटर वेपर, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, क्योंकि एयर तो वही है, उसमें कुछ ऐड हुआ है तो बाकी चीजें निकली हैं बाहर। तो फाइनली ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है जो 160 था वो 145 150 हो। तो आपका एटमॉस्फेयर से ट्रेकिया तक आते आते ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट मतलब डेवलप हो गया। तो ट्रेकिया तक आएगा, ट्रेकिया से अपन लंग में जाएंगे, एल्यूलाई तक जाएंगे, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एक तो आपका वाटर वेपर ऐड हुआ, दूसरा क्या है कि आपने जो बॉडी में ग्रेडियंट ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन होगा, प्लस जो CO2 बॉडी ने प्रोड्यूस करी है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, तो जो CO2 ब्लड से एल्यूलाई में जाएगी वो डाइल्यूट करेगी, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और कम हुआ। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और कम हुआ, उसका फॉर्मूला है PiO2 PaCO2/R। क्योंकि CO2 जो प्रोडक्शन है वो फाइनली जाएगा तो एल्यूलस में, तो कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने एयर इनहेल करी, वाटर वेपर ऐड हुआ, एल्यूलाई में आया, वाटर वेपर विद ऑक्सीजन आया, लेकिन अब आपने उसमें CO2 और ऐड कर दिया, प्लस ऑक्सीजन को आपने और डाउन टू ग्रेडियंट डिसॉल्व कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, तो ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऐसे एल्यूलाई में आते आते जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 104 या 105 तक रह जाता है। तो जो ये फॉर्मूला है PiO2 PaCO2/R, इसमें अगर अपन रखते हैं फॉर्मूला में PiO2 जो हमने देखा कि इंस्पायर्ड में कितना था 140 150 कैलोरी, और जो PaCO2 है वो बॉडी से जब हम निकालते हैं तो PaCO2 अराउंड 40 to 45 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 5 का लेंगे तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे R1 रखोगे तो अराउंड 105 to 110 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रेडियंट है वो और कम हो गया, तो अपन 160 से चले और 104 तक पहुंच गए, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो, और एंडिंग एक होता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट के डिफ्यूज होगा। लेकिन अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे एक तो मेम्ब्रेन आएगी, कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? एल्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, है ना, पल्मोनरी मेम्ब्रेन। अब उसके अक्रॉस डिफ्यूजन करना है, तो वहाँ पे एक लो काम होता है फिक्स लो, FICK। हाँ आ जाओ, मेरी आवाज पहुंचेगा लास्ट तक? नहीं आ रही? थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही क्या? अरे खड़े खड़े तो कैसे बोल जाएगा? तो एक लो होता है फिक्स लो। फिक्स लो क्या बोलता है कि फिक्स लो का सीधा सा है कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस इनटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा होगा इनटू एक जो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर आपकी जो एल्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इट मीन कि डिफ्यूजन ज्यादा होगा। कैसे अभी अपन देखेंगे। और थिकनेस अगर थिक हो गई, जो सेंटीमीटर्स होते हैं या फिर होता है, ल्यूकोरियसिस होता है, उनमें क्या है कि आपकी जो म्यूकोजा है वो थिक हो जाती है, तो थिकनेस की वजह से डिफ्यूजन नहीं होगा। समझ पा रहा है ना? आवाज आ रही है किसी को? मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज बोलने की, आगे वाले तक तो पहुंच रही, लेकिन पीछे तक क्या पता ना पहुंच रही। आ रही है क्या? पक्का? मैं फिक्स लो ही पूछ लूंगा। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इनटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द कैपिलरी या जो मेम्ब्रेन। तो ये सारे आप जो क्लिनिकल सिनेरियो देखोगे ना उसमें ये थिकनेस और ये जो सरफेस एरिया बहुत काम करेगा। पल्मोनरी एडीमा है पेशेंट को, या किसी भी पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है, आपके जो लंग एल्यूलाई है उसके अंदर फ्लूइड है, तो बेसिकली सरफेस एरिया कम हो गया, थिकनेस बढ़ गई। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि होता कैसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन नहीं होगा। जो हाइपोक्सिया टाइप देखेंगे अभी कि हाइपोक्सिया के टाइप जो है उसमें एक हाइपोक्सिया भी है कि आपका डिफ्यूजन ही कम हो रहा है या ऑक्सीजन कम है, उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन ही कम है। तो फिक्स लो जहाँ पे आपका इंटरफेस है एल्यूलर कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है
उसके अक्रॉस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, वो इस लो से अपन देखेंगे। ये वही है फैक्टर सफेटिंग गैस डिफ्यूजन है ना, इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट चीजें वही है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है, सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है, थिकनेस ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है, और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस है। तो CO2 के लिए ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा ही होगा, बट अपने पास सिर्फ ऑक्सीजन ही पड़ना है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हुआ, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है, पहला ही है कि एल्वियोलाई में 104 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और नीचे जहाँ पे एल्वियोलर जो कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 40। 40 क्यों होता है? क्योंकि जब टिश्यू से निकलता है ऑक्सीजन, जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, तो जो O2 रिमेनिंग होता है वो 40 होता है। तो 40 आपका पल्मोनरी कैपिलरी पे जो ऑक्सीजन का टेंशन है, जो पार्शियल प्रेशर है, 40 है। तो 104 टू 40 60 का ग्रेडियंट है, ये मैक्सिमम होता है बॉडी के अंदर। ये कम ज्यादा कब होगा? जब आपका प्रोडक्शन समझ पा रहा है ना? इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक दो लो है, हेनरीज का लो है, डॉल्टन का लो है, एक फिक्स लो है, ठीक है। ये 3 लोज हो गए, और फिर उसके बाद में आपका डिफ्यूजन हुआ 40 था, आपने 104 से ऑक्सीजन और डिफ्यूज होगी, पल्मोनरी कैपिलरीज में आ गई, उसके बाद में लंग में गई, लंग से वो हार्ट में आई। हार्ट में होना तो 100% ऑक्सीजन चाहिए, बट वो 100% कभी होता नहीं। क्यों नहीं होता भाई? अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल ब्लड है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, थिकनेस भी बढ़िया है, एरियल सरफेस भी बढ़िया है, आपका ऑक्सीजनेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो 100% आपका लेफ्ट एट्रियम में जब पहुंचता है तो नहीं होता, क्योंकि जो आपका पल्मोनरी आर्टरीज है वो लंग्स को भी सप्लाई करती है। तो जो लंग का टिश्यू है, जब वो CO2 प्रोड्यूस करता है, वो आपका लेफ्ट एट्रियम में जाता है ना। तो जो ओवरऑल परसेंटेज आपका 98% हो जाता है, 97-98%। लेफ्ट एट्रियम तक भी आ गया आप 97-98% तक ऑक्सीजन का सेचुरेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन सही है। इसके बाद वो टिश्यू लेवल पे जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को टिश्यू लेवल पे जाना है। सर्कुलेशन है, कार्बन आपका जो कार्डियक आउटपुट है उसका काम भी, लेकिन जो आपका लंग से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया है वो ऑक्सीजन आपका टिश्यू लेवल पे पहुंचे। तो टिश्यू लेवल पे जब पहुंचती है, तो टिश्यू लेवल पे जो कैपिलरी है उनका पार्शियल प्रेशर 40 होता है ना। क्यों होता है 40? क्योंकि टिश्यू से जो आपने O2 पहले ही एक्सट्रैक्ट करी है, तो डेफिशिएंसी होगी वहां पे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वहां से आप लेके आए हो कितना, 60, 104 टू 40, तो 104 हो गया, 104 से 98 हुआ, 98 से आप आओगे जब कैपिलरी पे, वहां पे जो ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले पहुंची हुई एक्सपेक्ट हो जाएगी, एक्सपेक्ट होने की वजह से जो बचा है वो रिमेनिंग वो 40 हो जाएगा। तो 40 वहां है, उस तो टिश्यू लेवल पे आपका ग्रेडियंट बनता है 40 है, तो आपका पहले से ऑब्जर्व हो गया, एक्सपेक्शन हो गया, तो आपका जो 90-95 गया है उससे एक्सपेक्ट हुआ है, तो आपका 98 से लेके 40 तक का ग्रेडियंट बना। 40 से माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे 5 है, तो 40 से 5 हो गया। अल्टीमेटली जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, क्योंकि वो आयरन जो होता है कॉपर से अटैच हो जाता है, फिर उसके बाद में ATP जनरेशन होता है, ये सब होता है ना। अल्टीमेटली आपका टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचा। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे कैरी करेगा ब्लड? वहां तो दो ही है तरीके, प्लाज्मा के थ्रू जाएगा या हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में कितना कितना कैरी करता है ऑक्सीजन?
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं ब्लड की इसको। तो कितना कितना होता है ये तो कोई बताएगा? भाई 98% ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, रिमेनिंग 2% जो है वो प्लाज्मा से जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है इसका कहीं अपने मेडिकल में काम आता है क्या? ये जैसे देखा जाए तो 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है प्लाज्मा में, और उधर कितना कर रहा है? 19 ml पर kg, 19 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो 0.3 है, 0.3 का यूज क्या है मेडिकल में? कहीं यूज कर सकते हैं इसको? अपन देते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। देखो हीमोग्लोबिन आपने सेचुरेट कर दिया, 100% ऑक्सीजन का मतलब होता है आपका हीमोग्लोबिन जो भी बॉडी में है वो 100% ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन पेशेंट का इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आपका जो प्लाज्मा में अभी अपन ने पढ़ा, एनरीज पढ़ा, डाल्टन पढ़ा, वो क्या बोलते हैं कि आप जितना प्रेशर से करोगे, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा रखोगे तो वो लिक्विड इंटरफेस के थ्रू ज्यादा जाएगा, होगा ना। तो हाइपरबेरिक में अपन जो नॉर्मल प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड इसको बढ़ा सकते हैं, बस ये ही बचता है कि आपका प्लाज्मा में भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, तो आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ेगी। जो आपके एंड ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचा, टिश्यू जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है, तो अल्टीमेटली आपके पेशेंट जो है वो इंक्रीज करेंगे, सेलुलर हाइपोक्सिया नहीं होगा, तो रिकवरी बेटर होगी। हालांकि तो अगले की रिकवरी होती है, ऑक्सीजन से डैमेज भी बहुत होता है ना। तो बेसिकली डबल एस वर्ड है ये। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का एक्शन बढ़ता है ट्रांसपोर्ट टू ब्लड। तो क्या होता है ये कोई बताएगा? थोड़ा सा बताएगा, थोड़ा सा जानना ज्यादा नहीं जानना, सेकंड ईयर में आया होगा ना ये। भाई पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन है, और जो उसको प्लॉट करेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वाई। बेसिकली ये ऑक्सीजन अपटेक हीमोग्लोबिन के थ्रू और ऑक्सीजन का रिलीज हीमोग्लोबिन से, इन दोनों को समझाता है, एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके अपन वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब इसमें दो फेज होती है, एक तो ये स्टीप है, एक वो प्लेट्यू है। आप देखोगे 60 है ना, एक और लेगा, ये जो प्लेट्यू फेज है ये प्लेट्यू फेज ये होता है कि आपका मोर देन 60 mm ऑफ एचपी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 90 होगा, जो बॉडी की फंक्शन के लिए एडिक्वेट है। वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपन हाई एल्टीट्यूड जा रहे हैं, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, तो एफ आई एल्टीट्यूड कम हो गया, ठीक है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ तो एल्यूमिनियम वोल्टेज कम होगा, लेकिन 60 mm वो एचजी जो अपन पढ़ रहे थे 1048 हर
अपन उसको 100 से एक्सप्लेन कर देते हैं। 100 आदमी था तो अपना सेचुरेशन 100 था, लेकिन अगर एरियलाइज में 50 एमएल एचजीवी ऑक्सीजन है तो कम होना चाहिए, प्रोपोर्शनली कम होना चाहिए, लेकिन ये हो भी ना रहा 90। बेसिकली ये सेफ्टी विंडो दे रहा आपको कि भाई आपका अगर PiO2 कम भी है तो भी आपका सेचुरेशन है, आपकी जो रिलीज है वो सस्टेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि रिलीज एकदम से कम हो गई या फिर एसिडिटी हीमोग्लोबिन की इंक्रीज हो गई। तो विंडो कि आपको ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कैरी करेगा 90% तक हीमोग्लोबिन कैरी करेगा। सेलुलर लेवल पे आपका हाइपोक्सिया नहीं होगा। लेकिन अगर उससे अपन नीचे जाते हैं तो एकदम से सीवियर लेस देन 60 जाते हैं तो जो ये स्टीप है कि अगर आपका थोड़ा सा भी PiO2 कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम अगर हो रहा है तो सेचुरेशन बहुत जल्दी ड्रॉप होगा और वो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ाएगा। इसको मल्टीपल तरह से समझ सकते हैं। पेशेंट को एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्टीमेटली पेशेंट का पीएच लो है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पीएच लो है, H+ आयन इंक्रीज है टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टिश्यू को जब मिलेगा जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रिलीज करेगा, और हीमोग्लोबिन जब रिलीज करेगा तो वो रिलीज कब करेगा? H+ आयन जो आपके हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे, और बाइंड होने के बाद में उसका जो चेंज होगा ना, जो मोर्फोलॉजी चेंज होगी तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। तो ये जो इसके लिखे हुए हैं ना फैक्टर, एसिडोसिस हो गया, PCO2 हो गया, 2,3-DPG ये ना, ये सब हाइपोक्सिया या सेप्टिक शॉक है, उन सब में यही फीचर था। तो आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को। उससे होगा क्या राइट साइड को शिफ्ट होने से कि आपका कम पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, हीमोग्लोबिन छोड़ेगा ही। लेकिन राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा तो इसका P50 जो होगा, P50 क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस पे 50% ऑफ Hb सेचुरेटेड होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी एसिडिटी और रिलीज को आप मुझसे पूछ सकते हो कि एक्सप्लेन कर रहा है। राइट साइड 15 का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन पेशेंट में है कि उसको एसिडिटी हीमोग्लोबिन से कम चाहिए तो रिलीज को इंक्रीज करेगा। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर भी हीमोग्लोबिन उसके साथ एफिनिटी बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो वो रिलीज ही नहीं करेगा, तो टिश्यू लेवल पे हाइपोक्सिया होने लगेगा। तो बेसिकली ये एफिनिटी और रिलीज जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो मैंने बता ही दिया H+ वाला ना। ये जो कैस्केड है कि भाई कितना कितना प्रेशर होता है, वही प्रेशर है कि अपन 140 150 से ऊपर से चले नीचे साइड तक पहुंचे, हर लेवल पे पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन कम होता रहा, क्यों? क्योंकि उसमें और चीज़ें ऐड होती रही, कंजप्शन होता रहा, तो ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन भी हुआ है और उसमें वो चीज़ें ऐड भी हुई हैं, तो धीरे धीरे क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ है लेकिन ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है ना। अब हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया कौन बताएगा? तो बहुत सिंपल सा है। हाइपोक्सिया बता दो, डेफिनेशन ही कैसे बता दो। एक तो हाइपोक्सिया हो गया, एक हाइपोक्सीमिया हो गया, दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाइपोक्सिया जब ब्लड में हो जाता है ना उसको हाइपोक्सीमिया हो, बाकी किसी भी लेवल पे, चाहे लीवर लेवल पे हो, टिश्यू लेवल पे हो,
ऑर्गन के लेवल पे हो, तो वहाँ पे अगर हाइपोक्सिया है तो वो हाइपोक्सिया ही है। लेकिन अगर ब्लड में हाइपोक्सिया है या जो नॉर्मल डिजायर्ड जो सेचुरेशन लेवल है, एचबी का सेचुरेशन लेवल वो कम है, तो अपन उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। मतलब इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। अब हाइपोक्सिया कितने लेवल का होता है भाई? माइल्ड भी होता है, सीवियर भी होता है। 90 तक तो अपन हाइपोक्सिया मानते ही नहीं। 90 प्लस तो आपका नॉर्मल सिचुएशन है। बट 90 से 80 माइल्ड हो जाता है, 70 टू 80 से मॉडरेट होता है, बिलो 60 सीवियर हो जाता है। और जब सीवियर हो जाता है तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन भी हो सकता है, उसको नीड हो। लेकिन मोर देन 60-70 अगर आपका CO2 है, बाकी ऑक्सीजन है, सेचुरेशन है, तो इसका मतलब आप सिर्फ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन विदाउट असिस्टेड वेंटिलेशन भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ऑक्सीजन? हाँ, हाइपोक्सिया कितने टाइप का होता है? हाइपोक्सिया हो गया, ये दोनों से ऊपर से चलते हैं। आपका एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन कम है, जैसे हाई एल्टीट्यूड है, हो गया ना। दूसरा कि आपका जो लंग से डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, बेसिकली आपका पल्मोनरी कैपिलरीज है उनका, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही, तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल जो फैक्टर है वो लंग से रिलेटेड है। अंदर आपका कैपिलरी से नीचे, मतलब अंदर जो हार्ट है या फिर टिश्यू है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो मेम्ब्रेन है या लंग डिजीज है या एक्सटर्नल जो ऑक्सीजन है उसका लेवल ही कम है। जैसे अपन पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं, तो उसमें मल्टीपल केसेस होते हैं, तो अपन ऑक्सीजन 21% नहीं मिलते, सर्वे करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 100% नहीं होती। ठीक है, तो जैसे आपका एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड आ गया या ऐसी जगह कहीं सफोकेशन हो, जैसे CO2 CO पॉइजनिंग है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल भी है। और क्या हो सकता है? अस्थमा है, COPD है, पल्मोनरी एडिमा है, आपका रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, क्योंकि आपका वेंटिलेशन ही नहीं होगा, वेंटिलेट ही नहीं कर पाओगे, आपके एल्यूलाई ओपन ही नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे तो जो आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो फ्लो ही नहीं आएगा, जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो डिफ्यूज कैसे होगा? समझ रहे हो ना? तो हाइपोक्सिया हुआ, इसके अंदर आपकी जो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है वो हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि एक्सटर्नल है, आपका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो रहा है, तो आप अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हो पेशेंट को, तो वो डिफ्यूज भी ज़्यादा हो, अल्टीमेटली पेशेंट को ऑक्सीजन की जो नीड है वो आप पूरी कर रहे हो। तो हाइपोक्सिया हो गया। फिर स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ये क्या होता है? स्टेगनेंट भी पढ़ते हैं कि टर्म है ना, एक चीज स्लो हो जाता है, स्टिल हो जाता है ना, तो आपका जो कार्डिक आउटपुट है, जैसे कार्डिक फेलियर के पेशेंट है, कार्डिक फेलियर हो गया, टेम्पोनेट हो गया, उनमें क्या आता है कि कार्डिक आउटपुट आपका रिड्यूस हो जाता है। कार्डिक आउटपुट ही रिड्यूस हो गया, कितना होता है कार्डिक आउटपुट, कैसे निकालते हैं? लगभग 5 से 6 लीटर इतना ही होता है ना पर मिनट। तो अगर आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो पेरिफेरी तक पहुंचा ही नहीं, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई वेस्कुलाइटिस है या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डिसऑर्डर है पेशेंट को, तो डिजायर्ड जैसे मालूम मल्टीपल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पेशेंट होते हैं, तो आपके जो मल्टीपल एंड ऑर्गन है, चाहे किडनी है, कहीं भी है, वहाँ पे आपका अगर ब्लड फ्लो ही नहीं है तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। तो ये स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, इसमें भी ऑक्सीजन का रोल है कि जो जा रहा है उसको 100% दे दो, उससे ज़्यादा दे ही सकते। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो करना ही करना है, कार्डिक आउटपुट है उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आइनोट्रोप्स लगाने ही पड़ेंगे। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज गुड, बट वो उसका एक रेस्ट्रिक्टेड उतना ही रोल है, मतलब आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। इस रीजन से आपका कार्डिक आउटपुट कम हुआ है। हाइपरटिस्कोटिक सिंड्रोम होते हैं, पॉलीसाइथेमिया वगैरह होता है, उनके अंदर भी आपके साइनोसिस जल्दी डिटेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन वैसे इतनी ज़्यादा होती है कि जो डेफिनेशन है साइनोसिस की 5 ग्राम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिनेट का मतलब साइनोसिस बॉडी पे दिखेगा, होगा उसको। तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो गया।
आपको जो भी कोज है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, उसके साथ आप ऑक्सीजन दे सकते हो। एनीमिक है, हीमोग्लोबिन नहीं कम आपका, डायलिशनल एनीमिया है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, जैसे प्रेगनेंसी में होता है, डायलिशनल हो गया कि आपने दूध ज़्यादा ले लिया, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो गया, उसमें डायलिशनल जब एनीमिया होता है तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, अल्टीमेटली ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे कम पहुंचा, तो उसमें आप हीमोग्लोबिन इंक्रीज करोगे। ऑक्सीजन भी दे सकते हो, उसके लिए ऐसा नहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो हेल्प करेगा, बट जो पोज है वो पोज आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो चौथा क्या है, हिस्टोटॉक्सिक। अब जैसे साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, टिश्यू लेवल पे आपका जो सिस्टम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको ऊपर से सब ठीक आ रहा है, लंग से डाउन टू ग्रेडियंट आपका ऑक्सीजन ठीक पहुंचा, लेकिन टिश्यू लेवल पे उस ऑक्सीजन का अपटेक नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं, तो उसमें आप ऑक्सीजन चाहे बाहर से कितनी जरूरत है, वो ऑक्सीजन काम नहीं करेगा। तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं साइनाइड पॉइजनिंग, वो भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही देते हैं, कोबालामिन देते हैं, नाइट्रोकोसाइड देते हैं, सही बोलिए तुम। मतलब इसमें ऑक्सीजन थेरेपी इतना यूजफुल है नहीं, लेकिन दो ये साइनोसिस की डेफिनेशन आएगी। अब हाइपोक्सिया के साइंस क्या होते हैं, पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो साइंस आएंगे। तो हाइपोक्सिया ब्लड को अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई, ब्रेन को आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है तो साइनस सिम्टम्स आएंगे, रेस्पिरेटरी भी आएंगे। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है। तो जितने भी यदि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो फंक्शनिंग तो नहीं करेगा, कम करेगा, तो आपको अलर्ट करता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और अपन सोचते हैं कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा लग रही है, सर्दी ज़्यादा लग रही है, इसलिए हो गया नहीं। अगर पेशेंट सिक है, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, या फिर उसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, या किडनी डिजीज है, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो फील हो रहा है, तो सैचुरेशन हमेशा चेक करो। ये फिफ्थ वाइटल साइन हो गया ना, फोर्थ वाइटल साइन, सैचुरेशन फिफ्थ हो गया। बाकी रेस्पिरेटरी में क्या हो सकता है कि भाई डिस्निया हो सकता है, टेकिक्निया हो सकता है, हार्ट में टेकिकार्डिया हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम है ना, जो सारे साइन है, अब आपको दिख गए रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, ये दिखा आपको कि पेशेंट को ये सिम्टम साइन आ रहे हैं। अब आप उसको आइडेंटिफाई और कैसे करोगे, यदि आप उसका सैचुरेशन देखोगे, वो तो आपका कल से हो गया, आप उसका आरटी ब्लड की एनालिसिस करोगे, इसमें आपका सैचुरेशन भी आ जाएगा, और आपका आर्टीरियल जो प्रेशर है, पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो भी देगा, दिखाई देगा। तो अगर आपका पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रूम एयर पे लेस देन 60 है, मतलब सीवियर हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया हो गया लेस देन 60 का पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका है, तो वो सीवियर है। तो उसके अंदर एबीसी के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल वाइज आपको हर चीज दिखेगी कि इसके अंदर पासिंग प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। इस पासिंग प्रेशर पे जो अपन पेशेंट को दे रहे हैं, मतलब 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उससे सैचुरेशन कितना है, पासिंग प्रेशर 21% पे तो सैचुरेशन कितना है, वो सब आपको उसमें आएगा। तो आपका सैचुरेशन लेस देन 90 है, पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 है, ऑन 20%, 21% और 5%। अगर आप 100% दे रहे हो तो लेस देन 100 वो कैलकुलेशन को लीजिए आगे बढ़ेंगे। पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 21% से हम 100% तक कर सकते हैं, 100% ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते। उस पर सैचुरेशन आएगा, वो लेस देन 90 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 21% पे जो आपका पासिंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में है, वो लेस देन अगर 68 का मतलब पेशेंट को नीड है ऑक्सीजन, सीवियर हाइपोक्सिया है। लेकिन आप 100% ऑक्सीजन दे रहे हो, उस पे अगर आपका पासिंग प्रेशर लेस देन 100 है, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन, तो
ठीक है।